Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Regulatory Body YouTube channel. My name is Atul Dhiman and today I am going to talk about exam that is ESIC Deputy Director. इसकी approach क्या हो सकती है for the next upcoming days, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बिकॉज यूपीएससी ने जस्ट रिसेंटली अनाउंस्ड द एग्जाम डेट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम दैट इज ऑन 17th जुलाई। तो 17 जुलाई इसकी एग्ज़ाम डेट है और हम लोग इसी लगभग रफली 30 डेज आर लेफ्ट एंड हाउ वी कैन अप्रोच दीज 30 डेज सो दैट हमारा जो मैक्सिमम आउटपुट इस दिन निकले, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट ऑफ 30 डेज स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। बट इससे पहले जो यूपीएससी ने डिक्लेयर किया, यूपीएससी ने नोटिस दिया दैट 17/7 मतलब 17 जुलाई 2022 को ये एग्जाम होने वाला है। इट विल बी ऑन संडे, राइट। आफ्टरनून सेशन है एंड स्टार्ट होगा 2:30 से 4:30 तक, मतलब ये एग्जाम का ड्यूरेशन होगा। तो इट विल बी अ 2 hours ऑफ एग्जाम, राइट। चलो ये क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट कि इसके कंपोनेंट्स क्या है। जैसे पार्ट ए के अंदर आपके सामने आता है जनरल इंग्लिश एंड पार्ट बी के अंदर आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, राइट। अब ये 300 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। 300 मार्क्स का मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है 300 मार्क्स मतलब 100 क्वेश्चंस आएंगे एंड ये क्वेश्चंस भी एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मतलब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, इट विल बी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा आपके सामने और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो इक्वल होगा, दैट विल बी 100 into 3 दैट इज 300 मार्क्स का तभी ये पेपर बनेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, देन वील डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स दी सिलेबस कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं और उसको कैसे अप्रोच करना है। जैसे इक्वल मार्क्स कैरी करता है, ठीक है, इक्वल मार्क्स कैरी करता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पेनल्टी पड़ेगा आपको अगर रॉन्ग आंसर्स आप करते हैं, 1/3 इसका है जो जनरली हर एग्जाम्स के अंदर होता है यूपीएससी के, राइट। एंड देयर विल बी नो पेनल्टी अगर आप उस सवाल को जो है ब्लैंक छोड़ के आते हो, ठीक है। सो मैक्सिमम जो मार्क्स है दैट इज ऑफ 300 मार्क्स, ठीक है। अब सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की बात यहाँ पे की जा रही है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की उसको जो है टेस्ट किया जाएगा इस एग्जाम के थ्रू, राइट। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस हो सकता है। देखो, अब मैंने एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखा है इसका ईएसआईसी का, और व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि वहाँ पे सिनोनिम्स आए हैं, इंटरनिम्स आए हैं, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन आया है, फिल इन द ब्लैंक्स आए, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश के अंदर आ रखी हैं, राइट। बट डोंट एक्सपेक्ट दिस सेम थिंग दैट विल कम आफ्टर लगभग 8-9 साल के बाद, क्योंकि वो लगभग 2011-12 को कंडक्ट किया गया था। तो सेम चीज़ें सेम पैटर्न पे चीज़ें आएंगी। What is more important is कि you have to prepare this section overall। जैसे एक बेसिक चीज़ें जो होती हैं फंडामेंटल, जो हर एक एग्जाम के अंदर आती है, यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर आती है, वो जनरल इंग्लिश जो है वैसे उस लेवल के सारे कंपोनेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्टिव पैसिव है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, नरेशन है, उसके अलावा जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को आप जो है ऊपर से एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, ठीक है। बेसिक जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके ऊपर देख लीजिएगा कि कैसे कैसे इसमें मान लीजिए सवाल पूछा जा रहा है रिगार्डिंग दिस की आपने बताना है कि इसमें कौन सी चीज़ है जो गलत है ना, कि इसको आप सही करके सेंटेंस को सही करना है, ठीक है। इसमें किसका प्रॉब्लम है, नाउन प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो जो यूपीएससी के आई वुड हाईली सजेस्ट यू, व्हाट माय सजेशन इज, ये यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, या फिर आप ईपीएफओ के अंदर भी जनरल इंग्लिश आती है, आपने देखा ना ईपीएफओ का एग्जाम होके हटा था तो उसमें भी जनरल इंग्लिश आई थी, या फिर और भी यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे जनरल इंग्लिश आती है, बस उन एग्जाम्स के जो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कम से कम उनको सॉल्व कर लेना अगर और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश चाहिए जो यूपीएससी पूछती है, रादर देन सॉल्विंग एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसएससी बैंक वाली, वो नहीं। जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं जनरल इंग्लिश से रिलेटेड, आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस पेपर के अंदर कि इस तरीके से यूपीएससी का पैटर्न होता है, इस तरीके से स्टैंडर्ड होता है जनरल इंग्लिश को टेस्ट करने का, राइट।
जो बच्चा लगभग रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ता है या कुछ मैगजीन पढ़ता रहता है, योजना, कुरुक्षेत्र या कोई भी मैगजीन किसी भी इंस्टीट्यूट के पढ़ रहा है, इट्स ऑल गुड टू गो, उस स्टूडेंट की इंग्लिश लगभग ठीक होगी, राइट। बट तब भी आपको थोड़ा सा बेसिक अपने इंप्रूव करने के लिए आप कोई ग्रामर की बुक पकड़ सकते हो, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उन बच्चों का जिनके पास थोड़ा कम टाइम है, ठीक है, कि जो मैंने अभी आपको मैं टाइम बताऊंगा कि इतना तो टाइम आपको देना चाहिए, बट उतना भी नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल ऑफ योर जॉब। तो उस सिचुएशन में द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस यूपीएससी एग्जाम्स, ठीक है। तो वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और कई सवाल तो लगभग थोड़ा बहुत रिपीटिशन देखने को मिलता है। तो यहां पे आप इस तरीके से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड द बेस्ट मेथड टू सी मोर इंप्रूवमेंट इन योर एग्जाम, राइट। तो ये हो गया अपना इंग्लिश के बारे में। अब मैं बात करूंगा अपना जो पार्ट बी है, दैट इज पार्ट बी, जहां पे यू विल बी गेटिंग मल्टीपल सब्जेक्ट, प्लेथोरा ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे है। जैसे कि हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आती है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंटल इश्यूज है, फ्रीडम मूवमेंट है, इंडियन यूनियन है, देन करंट इश्यूज हो गए नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। सो देखो इतने सारे 10 सब्जेक्ट हैं, है ना, 10 सब्जेक्ट, 10 से 11 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अगर इन न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग को अलग कर लें तो 11 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। नाउ इन सारे सब्जेक्ट्स को किस तरीके से आपने अप्रोच करना है, देखो अब ऐसा तो मैं नहीं करूंगा कि जनरल साइंस के मैंने टॉपिक्स बता दिए इंपॉर्टेंट, नहीं, ये सही भी नहीं है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनमें से बता दोगे, काम ही नहीं आएंगे, राइट। मैं आपको एक फंडामेंटल बता देता हूं कि क्या क्या आपने पहले दिमाग में रखना है। देखो इन सारे सब्जेक्ट्स में आपने देखना है एज, किस सब्जेक्ट के अंदर मुझे एज मिल सकती है। बाकी जो कर रहे हैं वो तो करना ही है, लेकिन उनसे ऊपर अगर करना है, उनसे ऊपर अगर करोगे तभी जाके मेरिट लिस्ट में नाम भी आएगा। तो यू हैव टू गो फॉर द एजेस। अब एजेस कहाँ कहाँ मिलती हैं? एजेस मिलती हैं लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, फ्रीडम स्ट्रगल, इनमें एजेस नहीं मिलेंगी, ठीक है। एजेस मिलेंगी आपको वो सब्जेक्ट्स में जो शायद बाकियों ने नहीं पढ़े होंगे, राइट। तो कैसे? जैसे प्रिंसिपल ऑफ एचआरएम, राइट, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आरटीआई एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैं बता रहा हूं, ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं और ये 5 सब्जेक्ट जो हैं, ये 5 सब्जेक्ट आपकी मेरिट लिस्ट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो बाकी सब्जेक्ट्स होंगे उसमें हर स्टूडेंट ने अपना एफर्ट लगाया होगा। हर स्टूडेंट जो एक सोचने वाला स्टूडेंट होगा कि हाँ मेरे को पेपर कैसे क्वालिफाई करना है, तो वो सोचेगा नहीं ये सब तो मेरे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, ये 5 सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल, फंडामेंटल, जनरल साइंस, फ्रीडम एंड करंट अफेयर, ये मैं तैयार करके जाता हूँ, बाकी जो है मैं देख लूंगा ऊपर से। तो ये गलत अप्रोच हो जाएगी। आपको क्या करना है इन 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर कैसे क्या करना है बताता हूं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी कि ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने ऊपर बता दिए हैं आपको, इन 5 सब्जेक्ट्स को आप 30 दिन जो है बचे हुए, उन 30 के 30 दिन ये 5 सब्जेक्ट को इतनी अच्छे से स्ट्रेंथन कर लो कि आपने जो है इन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर अगर इजी टू मॉडरेट सवाल आएगा तो आप उन सवालों को करके आओ। यहाँ पे जो बाकी बच्चा होगा जो सोचेगा कि नहीं इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा मैं तैयार कर लेता हूँ, तो वो यहाँ ये वाले सब्जेक्ट्स के अंदर क्या करेगा, वो सिर्फ इजी सवालों को सॉल्व करके आएगा, मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने उतना इंपॉर्टेंस नहीं समझी होगी इन सब्जेक्ट्स की, राइट। लेकिन जो सच में चाहता है कि मैं सिलेक्ट होना चाहता हूँ, मैं मेरिट लिस्ट में आना चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, तो उस सिचुएशन में वो बच्चा जो होगा वो जरूर ये सोचेगा कि ठीक है ये सब्जेक्ट्स तो सभी ने पढ़े होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर, जनरल साइंस, फ्रीडम, करंट इवेंट्स, सब ने पढ़ा होगा, लेकिन कहाँ पे स्टूडेंट जो है पीछे हट रहा होगा, टू रीड दीज सब्जेक्ट्स, टू हैव अ बेटर कंटेंट ऑन ओवर दीज फॉर दीज सब्जेक्ट्स, राइट। तो वहां पे अगर आप इजी टू मॉडरेट सवाल कर लेंगे, इजी भी करेंगे, मॉडरेट सवाल भी कर लेंगे, तो आपका जो कट ऑफ होगा उससे काफी अच्छा आपका स्कोर आएगा, इतना मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने अभी ये पॉइंट आपको ये चीजें एक्सप्लेन की है जस्ट टू मेक श्योर टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, जो कि एजेस, आई वुड से एजेस काउंट करता हूं मैं इन सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया।
ओके अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मॉड्यूल वाइज कोर्सेज करने हैं जैसे HRM, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, तो मैंने वही बताया कि मॉड्यूल वाइज करने हैं और 30 दिन बचे हुए हैं. येस, यू कैन स्टिल इफ यू हैवंट स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ दीज एज सब्जेक्ट्स, तो अभी क्या कर सकते हो, अभी भी आप इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हो. यू स्टिल हैव 30 डेज लेफ्ट. तो 30 दिन बचे हुए हैं और 30 दिन के अंदर आप कोई भी इसमें से अगर कोई सब्जेक्ट आपका अधूरा है तो आप उसको पूरा कर सकते हो अभिपीडिया के मॉड्यूल कोर्स के थ्रू. राइट, चलो ये बात खत्म हो गई. अब ये जो 30 दिन है इसमें आपने कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है. देखिए आप देख लीजिए कि इन सारे सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट है जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं. राइट, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लो. ठीक है, और जो वीक सब्जेक्ट है उनको टेक मोर टाइम. Make sure you don't complete them in 2 days, complete them in 3 days, 4 days, 5 days, 6 days. ठीक है, उनको जो है जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको तो 2 दिन में टारगेटेड तरीके से कंप्लीट करो, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उनको 2 दिन के साथ साथ, मतलब एक जो 2 दिन में कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट है उसको कम से कम आप 3 घंटा दो डेली. 3 आवर्स शुड बी गिवन डेली. ठीक है, 3 आवर्स. जो रेस्ट 2 आवर्स है, 2 घंटे हैं, वो आप दीजिए टू कंप्लीट द वीक सब्जेक्ट. ठीक है, अगर ये 2 घंटे में थोड़ा 1.5 घंटा भी हो जाए, 1 घंटा भी हो जाए, चल जाएगा, लेकिन आपने टारगेट बेस पे अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट 2 दिन में कंप्लीट करना ही करना है. राइट, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, वो जल्दी जल्दी रिवाइज आप कर लेंगे. राइट, वीक सब्जेक्ट है, वीक सब्जेक्ट में क्या करना है, आपने धीरे धीरे उसको कंप्लीट करना है. अपना 2 घंटा 1.5 घंटा दे दीजिए और उसको नेक्स्ट 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक चलाते रहिए. राइट, तो इस तरीके से आप, जो मैं यहां पे एम्फसाइज कर रहा हूं, माई एम्फसिस इज दैट यू शुड गिव एटलीस्ट 5 आवर्स डेली. 5 आवर्स आपको डेली देने ही देने हैं. ठीक है, 5 घंटे आपने डेली देने हैं. राइट, और ये 5 घंटे आप कैसे देंगे, जैसे कंटिन्यूसली मत दीजिए, बीच बीच में गैप रख लीजिए. अगर आप जॉब जा रहे हैं तो सुबह आप 2-3 घंटे दे दीजिए, शाम को जॉब से आने के बाद 2-3 घंटे दे दीजिए. आपका 5 घंटे निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. राइट, एंड इन 5 घंटों के अंदर एक चीज़ याद रखिए, 5 घंटों के अंदर आपने केवल और केवल रिविजन करनी है. ठीक है, आपको कोई नया सब्जेक्ट पकड़ने की, किताब पकड़ने की जरूरत नहीं है. आप बोलेंगे सर अब HRM, मार्केटिंग, मैनेजमेंट मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं. राइट, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, उस सिचुएशन में अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको तो आपने क्या देना है, 3 घंटा देना ही है, एवरी डे 3 आवर्स. जो वीक सब्जेक्ट है उसको उस कैटेगरी में रख लो, जहां पे आप पूरा का पूरा नया सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो उसको उस कैटेगरी के अंदर रख लो. राइट, जहां पे आप उसको रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप नया भी पढ़ रहे हो, तब भी उसको इस कैटेगरी में रख लो. एंड थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो या एक्स्ट्रा टाइम निकाल लो टू कंप्लीट दीज सब्जेक्ट्स. राइट, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप नया नया कुछ पढ़ते जाएंगे. जैसे आपने अगर इनको भी कंप्लीट करना है तो बहुत ही स्पेसिफिक पढ़िए, रादर देन कंप्लीट बुक आप पढ़ रहे हो, या कोई आप नोट्स ले लो, स्टडी नोट्स ले लो. ठीक है, कहीं मार्केट में अवेलेबल स्टडी नोट्स है वो देख लो, कहीं PDF मिल रही है वो देख लो, कहीं पे छोटे छोटे जो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स है, जैसे 5 से 10 वीडियो लेक्चर्स है एक सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए, वो देख लो. बट डोंट गो फॉर बुक्स, बड़ी बड़ी किताबों के ऊपर मत जाओ. ठीक है, आपने छोटे छोटे लेवल पे जो PDF वगैरह हो गई या फिर स्टडी नोट्स हो गए, इस तरीके की चीज़ों से आप इन सब्जेक्ट्स को कवर अप करो. समझ आ गया? ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे ये जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है. ठीक है, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन है, हार्डली टेक 1 डे, 1 दिन लेगा. 1 दिन का मतलब क्या है, हार्डली टेक 3 से 5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 घंटे. इसीलिए क्योंकि अगर आपके पास सही नोट्स हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के, तो वो सही नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 पेजेस के होंगे. अगर पहले रिवाइज किया होगा तो आपका 5 घंटे में रिवीजन दोबारा हो सकता है. राइट, जनरल साइंस में अगर बात करें तो जनरल साइंस में जो NCERT है, NCERT कौन सी, देखो NCERT तो हर एस्पिरेंट पढ़ता है, चाहे वो SSC की तैयारी कर रहा है, UPSC की कर रहा है, मतलब साइंस की जो बोला जाता है, क्योंकि इसका NCERT का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है. 9th 10th की NCERT साइंस की पढ़नी पड़ती है.
तो 9th-10th की कम से कम आप एनसीईआरटी, 9th और 10th की एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए साइंस के लिए, राइट। अगर थोड़ा सा टाइम है और पहले पढ़ी होंगी तो 8th की भी पढ़ सकते हैं, ओके। कोई फालतू में और कोई किताब मत देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए जनरल साइंस के लिए, राइट। फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन यूनियन की बात करें तो फ्रीडम मूवमेंट में द बेस्ट व्हाट यू कैन डू इज कि आपने अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी है, गुड टू गो, पर पढ़ी है, रिवाइज किया है, तब गुड टू गो। अगर अब नया पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रम को, नहीं, इट इज नॉट रिकमेंडेड। बेस्ट पार्ट इज आपने लूसेंट पढ़ी होगी या आर्यन की वो मॉडर्न हिस्ट्री की चीज पढ़ी होगी, तो इट इज गुड टू गो, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल मतलब 1857 से आगे का आप पढ़िएगा, इट इज गुड, रिकमेंडेड। या उससे पिछले भी जब से ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, या जब से यूरोपियन पावर इंडिया में आई है, तब से भी पढ़ना चाहते हैं तो इट इज गुड, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले पढ़ा हो तब पढ़िएगा, ठीक है। ऐसा नया नया चीज नहीं पढ़नी है आपने, मतलब नई चीज तो आपने बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। जो चीजें पहले पढ़ी हैं वही पढ़िएगा, नई चीज इन कैटेगरी में मत पढ़िएगा। ये जो नए एजेस वाले सब्जेक्ट्स है ना, इसमें अगर नया पढ़ने को मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, बट पुराने सब्जेक्ट्स को नए उसमें नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा करंट इवेंट्स है, करंट इवेंट्स में, हाँ, करंट इवेंट्स एटलीस्ट 6 महीने का पढ़ के जाइएगा। 6 मंथ्स तो रिकमेंडेड है, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो ये वाले एग्जाम्स होते हैं ना, रिक्रूटमेंट टेस्ट, यहाँ पे 12 महीने तक के करंट अफेयर्स भी आते हैं, 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। अगर तो आप बहुत डेडिकेटेडली ईएसआईसी की तैयारी कर रहे थे काफी टाइम से, तब तो 12 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। वो करंट अफेयर्स नहीं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आते हैं, नहीं, वो स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स इस एग्जाम में नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ईपीएफओ का स्टैंडर्ड पैटर्न रहा ना कि करंट अफेयर्स ईपीएफओ जैसे ही पूछे गए, आप एक बार ईपीएफओ का भी पेपर देखिएगा, तो वैसे वैसे आते हैं। मतलब इट विल बी, वी कॉल इट एज कि जो मिसलेनियस करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पर्सन इन न्यूज़, प्लेस इन न्यूज़, अवार्ड्स, ठीक है, कोई समिट हुआ है, कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, ये तरीके के करंट अफेयर्स जो हैं वो आप 12 महीने के कर लीजिए। अगर 12 महीने के नहीं किए हैं आप, तो मिनिमम 6 मंथ्स के तो ज़रूर करके जाइएगा, 6 मंथ्स के करंट अफेयर जरूर करके जाइएगा। बट आई पर्सनली बिलीव कि इस एग्जाम के अंदर 12 महीने के करंट अफेयर्स अगर कोई करेगा तो उसको डेफिनेटली वो जो 5 से 6 सवाल होंगे, मतलब करंट अफेयर से अगर देखा जाए तो 10 सवाल पूछे जा सकते हैं, 10 से 12 सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वो जो 4 से 5 सवाल होंगे वो आपके 6 महीने के ऊपर के करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये करंट अफेयर है, ठीक है। सो करंट अफेयर, फ्रीडम मूवमेंट आ गया। इंडियन यूनियन में आप पॉलिटी के एस्पेक्ट को कवर कर ले सकते हैं, उसमें भी इंडियन यूनियन का एक चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, इट विल बी गुड, राइट। इससे ज़्यादा और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है डिटेल के अंदर। जनरल साइंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कोई नोट्स वगैरह हैं उसको पढ़ लीजिए, 40 से 50 पेजेस से ज़्यादा मत पढ़िए। लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वही जो टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम यूपीएससी जो कंडक्ट करता है उसमें जब आते हैं तो वही स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वही होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब वही जो लॉजिकल रीजनिंग के टोटल 12 से 15 टॉपिक होते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी वो 10 से 12 टॉपिक्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बताने का कोई पॉइंट नहीं है, आपको वो पता भी होगा, राइट। आरटीआई है, आरटीआई के अंदर अगर आपके पास कंटेंट है, इट इज वेरी गुड, पहले पढ़ा हुआ बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा हुआ तो आप अभिपीडिया पे भी देख सकते हैं, यू विल फाइंड द आरटीआई वेरी गुड मटेरियल, राइट। और अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका भी कंटेंट पड़ा हुआ है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड एचआरएम, ये सारा कंटेंट हमारे पास पड़ा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और ट्रायल ले सकते हैं, राइट। तो ये है, आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और दैट्स इट। आपके पास 30 दिन है, 30 दिन के अंदर अगर आप 5 से 6 घंटे भी देंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनता ही ऐसी बैठी हुई है जो जॉब कर रही है, राइट। और जिनके पास टाइम कम है, या जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, या दे वांट प्रमोशन, दे वांट
हायर अपॉर्चुनिटी, तो वो बच्चे जो हैं उनको एफर्ट आपको 5 से 6 घंटे का डेली लगाना है, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, हमारे पास टेस्ट सीरीज भी है। जो बच्चों ने ऑलरेडी ये सब चीज़ें कवर अप कर ली हैं, द बेस्ट व्हाट यू कैन डू इज गो फॉर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के थ्रू जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपने ये सब कर लिया, बार बार टेस्ट दे दे के यू विल बी ऑल लाइक वेल prepared for the exam day, right? So that's it for today's session, and कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी वुड लव टू हेल्प यू आउट, ठीक है। थैंक यू।